भाई हमारे तो क्राउन रूट्स के देखो भरमार है, दुनिया भर के क्राउन रूट्स और नीचे तक फैलते जा रहे हैं, पूरी तरह से जड़ों के अंदर जा रहे हैं। गेहूं में कल्लों की संख्या किस तरह से बढ़ाएं? एक पौधे में 40 से 50 कल्लों तक की संख्या आपकी बढ़ जाएगी अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लोगे। नमस्कार साथियों, भाइयों मेरे हाथ में जो गेहूं देख रहे हो ना आप, इसके अंदर हम अपने खेत में आज पहली सिंचाई करने जा रहे हैं। अभी तक बगैर सिंचाई किए हुए इस एक पौधे के अंदर जो एक बीज था ना, लगभग 10 कल्ले निकल चुके हैं, जबरदस्त तरीके से फैल चुकी है ना। तो अभी इसके अंदर जब हम पहली सिंचाई करेंगे और पहली सिंचाई के साथ हम खाद उर्वरक डालेंगे तो आने वाले 10 से 12 दिन के अंदर इसमें आपको लगभग, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, 40 से 50 कल्ले एक पौधे के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आखिर हम इतने ज्यादा कल्ले किस तरह से करें? गेहूं की पहली सिंचाई के साथ हम कौन कौन से खाद उर्वरक दें? अगर आपको यूरिया खाद नहीं मिल रहा है तो यूरिया खाद का क्या विकल्प है, उसकी पूर्ति हम किस तरह से दूसरे खादों से करें? किन किन खादों को आपस में मिलाएं, किन खादों को आपस में ना मिलाएं? और इस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन या कमेंट कि भैया माइकोराइजा हम पहली सिंचाई के अंदर किस तरह से दें या ना दें? माइकोराइजा और ह्यूमिक एसिड जैसे आजकल बहुत तेजी से प्रचलित ये दो उत्पाद हैं जो बहुत बड़ा हुआ बना रखा है। क्या वाकई में इतना ज्यादा रिजल्ट दिखाते हैं जिस तरह से इनको चढ़ा बढ़ा के बताया गया? क्या हर एक खेत के अंदर इनकी आवश्यकता होती है? वो चीजें बताऊंगा। बाकी आपके मन में जो भी कोई कमेंट या क्वेरीज चल रही इस टाइम के ऊपर गेहूं फसल के अंदर आगे अच्छा उत्पादन लेने के लिए और इस टाइम के ऊपर इसके कल्ले को निर्माण करने के लिए, वो सभी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर आपको सभी मिलने जा रही। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया और आप गेहूं फसल से बढ़िया उत्पादन लेना चाहते हो हमारे साथ जुड़ के, तो भैया जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गेहूं फसल की हमारी इस सीजन की लगभग तीसरी वीडियो। हमने पहली वीडियो अभी अपलोड की थी, वो हमारा गेहूं का एक सबसे पहले जो बुआई हुई थी ना 26 अक्टूबर को दिन, जिसके अंदर हमने श्री राम कंपनी की 303 वैरायटी लगा रखी थी, उसका वीडियो था। ये खेत वो है जिसके अंदर हम आपको दो वैरायटियों का कंपेरिजन करेंगे। इसके अंदर अभी जहाँ पे मैं बैठा हूँ ना, ये है DBW 303 वैरायटी। पीछे आपको जो दिखाई दे रहा है मतलब आधे खेत के अंदर, वो है श्री राम कंपनी की 5SR05 वैरायटी। दोनों वैरायटी अभी तक एक समान चल रही, बढ़िया चल रही। अब इसके अंदर हम पहले सिंचाई करने जा रहे हैं। अभी हमारे ये गेहूं है ना लगभग 1 महीने का हो चुका है। 30 अक्टूबर के दिन इसके अंदर हमने बुआई की थी। आज 1 महीने बाद इसके अंदर सिंचाई का टाइम आया, या फिर ये समझो आपके भैया पानी पहुंचा है यहाँ तक। पहले से दूसरे खेतों के अंदर पानी चलता आ रहा था, बाकी आप 21 दिन से लेके और 30 दिन के बीच में पहले सिंचाई कर सकते हो। तो हमारे तो इस खेत के अंदर 30वें दिन सिंचाई के लिए पानी आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत करता हूँ इस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न कि भाई यूरिया नहीं मिल रहा है, यूरिया की पूर्ति हम किस तरह से करें? क्योंकि गेहूं फसल के अंदर अच्छा उत्पादन या फिर ज्यादा से ज्यादा कल्लों के निर्माण के लिए यूरिया खाद बेहद ही जरूरी है। इसके बगैर तो आप उत्पादन सोच ही नहीं सकते हो। मतलब जो नाइट्रोजन इसके अंदर पाई जाती है ना, तो नाइट्रोजन बेहद ही जरूरी है। तो नाइट्रोजन एक तो यूरिया से मिलेगी, दूसरी अगर यूरिया आपको नहीं मिल रहा है इस टाइम के ऊपर, तो नाइट्रोजन की पूर्ति हम कहाँ से करें? तो उसके लिए भैया आप कोशिश कीजिए, अगर आपके एरिया में यूरिया खाद नहीं मिल रहा है तो आप अमोनियम सल्फेट ले लीजिए। अमोनियम सल्फेट खाद के अंदर 21% नाइट्रोजन होती है, 24% उसमें एडेड सल्फर होती है। और विशेषकर ऐसे खेत जो बहुत ज्यादा भारी खेत है ना, बहुत ज्यादा जिनकी चिकनी मिट्टी है या फिर जो कलराठी मिट्टी जहां पर खारा पानी है ना, उनके लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। पूरा एक बैग आप इसके अंदर ले सकते हो। थोड़ा यूरिया से महंगा जरूर पड़ेगा, लेकिन यूरिया से कहीं ज्यादा इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको अलग से ना तो इसके अंदर सल्फर डालने की आवश्यकता पड़ेगी, और रही बात यूरिया की जो 46% नाइट्रोजन होता है, तो इसके एक बैग के अंदर 21% नाइट्रोजन भी अलग से मिल जाएगा। ये ऐसी अवस्था के अंदर जब आपको यूरिया नहीं मिल रहा है। अगर आपको थोड़ा बहुत यूरिया मिल रहा है तो इसके अंदर आप 10 किलो पर एकड़, 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया भी मिला लो भाई, वो डाल सकते हो। दूसरा, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए अपन को क्या करना है? देखो बिल्कुल ही आपको यूरिया नहीं मिल रहा है, आपके पास 5-7 किलो यूरिया की व्यवस्था है, तो आप अमोनियम सल्फेट तो नीचे से डाल दो। अमोनियम सल्फेट अपन नीचे से आपने खाद डाल दिया, ऊपर से आपने सिंचाई कर दी, ठीक है भैया, या फिर आपने सिंचाई करके और फिर ऊपर से आपने अमोनियम सल्फेट डाल दिया। अब ये डालने के बाद ना आपको 2-3-4 दिन के बाद जैसे आप खेत में जा सको, तो आपको लगभग 2.5 किलो यूरिया, कहीं से भी इतना तो एडजस्टमेंट हो ही जाएगा यार। अगर आपके पास 5-7 किलो 10 किलो यूरिया पड़ा भी है, तो आपको 1 एकड़ जमीन में 3 किलो यूरिया 150 लीटर पानी के अंदर घोल के और स्प्रे कर देना है। आपको नीचे से भी नाइट्रोजन मिलेगा अमोनियम सल्फेट के माध्यम से, और ऊपर से आपने जो फोलियर स्प्रे की है ना, उससे आपके जो खेत के अंदर आवश्यक जो नाइट्रोजन है, वो जहां तक है मेरा मानना है, मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है, वो पूरा हो जाएगा।
पानी की मात्रा कम नहीं रखनी है। अगर पानी की मात्रा कम रखोगे और आपका यूरिया ज़्यादा हो जाएगा, आप ये सोचो भाई हमारे पास तो ज़्यादा यूरिया, हम तो 1 एकड़ में यार 5-6 किलो यूरिया घोल के स्प्रे कर दें, तो ऊपर से बर्निंग में मतलब आपके पत्ते हैं ना वो जल जाएंगे। तो आपको 3 किलो यूरिया 150 लीटर पानी के अंदर मिला के स्प्रे कर देना है, ठीक है ना। यहाँ तक तो बात आगे कंप्लीटेड है। अब बात आती है भाई हमारे पास तो यूरिया भी है, और चलो यूरिया नहीं है तो हमारे पास अमोनियम सल्फेट भी है। अब पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों के लिए इसके साथ हमें कौन सा खाद और मिलाना है? तो भाई अगर आपके पास यूरिया है, जैसे कि हमारे पास ये यूरिया का 1 बैग है, तो इसके अंदर हम कौन सा खाद अभी मिलाने जा रहे हैं, मैं दोबारा से आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरे खेत के अंदर तो देखो बेसल डोज के अंदर मैंने DAP भी दिया था अपने खेत के अंदर, थोड़ी सी मात्रा यूरिया की भी दी थी, पोटास भी दिया था। और जब गेहूं की बुआई की थी उस टाइम के ऊपर मैंने इसमें फिप्रोनिल जो इंसेक्टिसाइड आता है, तो सीड को ट्रीट करके आप लोगों के सामने मैंने वीडियो बनाया, तो इस टाइम के ऊपर वो सब चीज़ें डालकर अपने खेत में मैंने बुआई की थी। मेरे खेत में ना तो दीमक की कोई प्रॉब्लम है, ना मेरे खेत में मोइला की प्रॉब्लम है, ना मेरा गेहूँ अभी 1 महीना का हो चुका है, किसी तरह से भी येलोविंग मतलब पीलापन नहीं है मेरे खेत में। मेरा खेत एकदम झन्नाटदार चल रहा है। सभी पौधे एक एक पौधे में 10-10 कल्ले बगैर सिंचाई किए हुए निकल चुके हैं। भाई हमारे तो क्राउन रूट्स के देखो भरमार है, देख लीजिए दुनिया भर के क्राउन रूट से और नीचे तक फैलते जा रहे हैं, पूरी तरह से जड़ों के अंदर जा रहे हैं। अब यूरिया मिलाने से पहले मैं एक और क्वेश्चन आपका क्लियर कर दूं, जो हमारे पिछली वीडियो में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन या फिर हमसे सबसे ज़्यादा कमेंट के माध्यम से जो प्रश्न पूछा गया था कि भाई माइकोराइजा और ये ह्यूमिक एसिड है, इसका क्या खेल है, इसको हम किस तरह से मिलाएं। सबसे ज़्यादा तो माइकोराइजा का हमारे पास कमेंट आया था भाई इन्हीं खादों में माइकोराइजा मिला दे क्या, और मिलाएं तो किन खादों के साथ ना मिलाएं। देखो भाई मैं बता रहा हूँ आपको। अब जैसे हमारे खेत के अंदर आपने देखा होगा ना, इतनी अच्छी जड़ें चल रही है, मैं तो अपने खेत के अंदर माइकोराइजा नहीं मिलाऊं, क्योंकि जरूरत नहीं भाई माइकोराइजा मिलाने की। मेरे खेत के अंदर ऑलरेडी बहुत अच्छे से खेत चल रहा है, बहुत अच्छे से इसके अंदर जड़ों का विकास हो रहा है, तो मैं क्यों बिना मतलब को 500-700 रुपये का खर्च करूँ माइकोराइजा के नाम पर। भाई दुनिया भर की कंपनियाँ आ चुकी है इस टाइम के ऊपर, और सब अपना प्रोडक्ट भर भर के यूँ ही चल रहा है फंडा पूरे देश में। बस एक किसान ने कोई चीज़ डाली, दूसरा उसके पीछे पीछे चला जाएगा, और दुकान पे जाए दुकान वाला तो देगा तुम्हें कुछ ना कुछ। तो भाई मेरा तो मानना है कि गेहूं के अंदर अनावश्यक खर्च मत कीजिए। जो आवश्यक चीज़ें है ना, मैं तो आप हमारी कोई वीडियो देख लीजिए, आज तक 5 साल हो गए रिकॉर्ड है, बिना मतलब की कोई चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ। जहाँ जो चीज़ बताने की आवश्यकता होती है वहीं पर बताता हूँ। तो भाई देखिए मैं तो अपने खेतों के अंदर, अगर मेरा खेत अच्छे से चल रहा है तो मैं अनावश्यक खर्च नहीं करता हूँ। जो खेत मेरा दबा हुआ है भाई दो, जिन खेतों के अंदर लगातार हम क्रॉप रोटेशन नहीं अपना रहे हैं, जिन खेतों के अंदर जड़ों में प्रॉब्लम है, जड़ अच्छे से चल नहीं पा रही है, खाद फिक्स हो चुके हैं, उनके अंदर ज़रूर मैं ये खर्च करता हूँ। बाकी मैं बिना मतलब खर्च नहीं करता हूँ, बाकी आपके ऊपर है। दूसरे में बताए तो माइकोराइजा अगर आप डालने में जा रहे हो तो माइकोराइजा किन खादों के साथ मिला के देना और किन के साथ नहीं देना, तो ये ध्यान रखो। देखो माइकोराइजा आपको केमिकल के साथ मिला के नहीं देना है। केमिकल मीन्स क्या होता है, जैसे कि आप कोई इंसेक्टिसाइड मिला के साथ नहीं दोगे, उसके साथ जैसे खाद अपन कॉन्फिडोरिया क्लोरोपाइरिफॉस मिलाते हैं, तो उस अवस्था के अंदर आपको माइकोराइजा नहीं मिलाना। दूसरा अपन कई बार क्या करते हैं, खेत के अंदर फंगस होती है तो हम फंगीसाइड भी ले आते हैं, जैसे साफ पाउडर, बायोस्टीन है, इस तरह के कोई और दूसरे जो फंगीसाइड होते हैं ना, जिनके अंदर केमिकल कंटेंट पाए जाते हैं, उनको हम माइकोराइजा के साथ मिला के डाल देते हैं। तो भाई उस अवस्था के अंदर आपको ये काम नहीं करना है। कुल मिला के आपको माइकोराइजा डालो तो आप यूरिया मिला के डाल दीजिए, दूसरे और खाद है आपके पास उनमें मिला के डाल दीजिए, रेत में मिला के डाल दीजिए, गोबर में मिला के डाल दीजिए। सबसे बढ़िया तो है गोबर में मिला के डालो। गोबर जो पक्का हुआ गोबर है ना, एकदम सड़ा गड़ा एकदम, उसके अंदर मिला के माइकोराइजा पूरे खेत में डाल दो आप, ऊपर से आप सिंचाई कर दो। खेतों को जो फसल को आवश्यक पोषक तत्व है उनकी कमी नहीं रखता हूँ अपने खेत में। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास है, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम, फेरस वगैरह अगर आवश्यकता पड़ी तो वो देता हूँ, और या फिर आगे और भी कोई दूसरे पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रेंट की आवश्यकता पड़ती है वही देता हूँ जो जरूरत होती है। देखो ये तो लिया है भाई पूरा 1 बैग सिंचाई से पहले, 1 बैग। 2 बीघा ज़मीन है हमारी, 2 बीघा मीन्स 40 बिस्वा ज़मीन, 2 बीघा, 1 एकड़ 32 बिस्वा होती है, 2 बीघा ज़मीन है, ये ले लिया है। सिंपल फंडा है अपना भाई, कोई ज़्यादा वो नहीं होता है। और इनका रिजल्ट ना ऑन कैमरा दिखाता चलूँगा भाई। शुरू से दिखाए थे इस खेत के अंदर जब हमने गेहूं की बुआई की थी ना उस टाइम के ऊपर, और गेहूं के अंदर बेसल डोज डाला तो उस टाइम पे हमने वीडियो बनाया था। और इसमें 2 वेराइटी आप लोगों को पता भाई, ये लो। अब इसके अंदर हमने 1 बैग यूरिया के अंदर लगभग 10 किलो 21% वाली जिंक सल्फेट ले लिए। अब जिंक सल्फेट हमारी पानी बनाएगी, जैसे 21% वाली जिंक सल्फेट मिलेगी ना इसमें, तो पानी बनाएगी। तो इस पानी से बचाने के लिए और फसल के अंदर आगे चलकर किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसके अंदर येलोविंग ना आए,
और हमने शुरुआत में बेसल डोज के अंदर इसके अंदर सल्फ़र नहीं दिया था, तो इसमें हम थोड़ा सल्फ़र भी देंगे। और मैं निहायत ही ज़रूर हर साल गेहूं में पहले सिंचाई के ऊपर सल्फ़र भी देता हूं। पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था आप लोगों को, सल्फ़र दिया है, इसमें भी दूंगा, सभी खेतों में दूंगा मैं सल्फ़र। 3 किलो 2 बीघा ज़मीन में दूंगा, है ना। आप इसको 1 एकड़ में भी दे सकते हो। और मैं 90% वाला सल्फ़र दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे खेत के अंदर फंगस वंगस की कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे खेत के अंदर मिट्टी है ना, वो नरम है। दिखाता हूँ, भुरभुरी मिट्टी भाई, हमारे तो कोई चिकनी विकनी मिट्टी ना है, नरम मिट्टी है। ये लो, ये सल्फ़र भी लो भाई, पूरा 3 किलो सल्फ़र। अब अपना इनको ऊपर कर लेते हैं, इसको मिलाते हैं। अब अगर आपके खेतों के अंदर किसी भी तरह की दीमक या फिर आपके क्रॉप रोटेशन आपने नहीं अपनाया है, लगातार गेहूं पे गेहूं आप बोते जा रहे हो, फसल आपकी पीली है या उसके अंदर मोइला बीमारी लग रही है, बहुत से खेतों में देखते हैं। पर भाई शुरुआत में पौधे ना वो अच्छे से चलते नहीं, पीले पड़ जाते हैं, ऊपर से जड़े जड़े से हो जाते हैं, लाल लाल कलर के। तो उनमें आप यही जो ये मैंने डाला ना, जिंक डाली है यूरिया में, और ये सल्फ़र डाली है, और साथ में आप कॉन्फिडोरिया क्लोरोपाइरिफोस ये ज़रूर मिला लेना। पक्का उनके अंदर नीचे दीमक होगी या फिर उनमें नीचे ज़मीन के अंदर ना पक्का माहू वगैरह लगा हुआ होगा, जिसकी वजह से ना पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, वो ज़रूर मिला लेना आप। हमारे खेत में तो ऐसी कोई दिक्कत ना है भाई, मैं तो अब बिना मतलब मिलाने की आवश्यकता है, क्योंकि सीड ट्रीटमेंट करके बोया था और क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं हम तो खेतों के अंदर। तो भाई पूरा एक बैग के अंदर 10 किलो जिंक सल्फेट और लगभग 3 किलो 90% वाली सल्फर है ना, वो हमने मिला चुके हैं हम इसमें। इसको हम डाल देंगे अब सिंचाई से पहले अपने 2 बीघा ज़मीन के अंदर, लगभग 40 बीसवा ज़मीन में पूरे फेंक के ऊपर से सिंचाई करेंगे। और सिंचाई करने के बाद इसमें हम दूसरे दिन 1 बैग पूरा यूरिया का दोबारा ऊपर से डालेंगे। आधा यूरिया हमने सिंचाई से पहले डाल दिया है, आधा यूरिया हम सिंचाई के बाद डालेंगे। उसके रिजल्ट फिर देखना आप, ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। ना तो लीच डाउन होगा, और जो जिंक सल्फेट और जो सल्फ़र है ना, वो सिंचाई से पहले अपन डालेंगे, इनकी जड़ों के अंदर अच्छे से चल जाए, क्योंकि ये पानी से पहले डालने पड़ते हैं। यूरिया खाद है ना, यूरिया खाद अपन ऊपर से डालते हैं गीली मिट्टी में, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। विशेषकर ऐसे खेत जो ज़्यादा नरम होते हैं, रेतीली मिट्टी होती है, फिर जहाँ पर ज़्यादा पानी भरता है, उन खेतों के अंदर तो अपन को आधा खाद ही पहले डालना चाहिए, आधा बाद में डालें। इसके बाद फिर हम इसमें खरपतवार नाशी का प्रयोग करेंगे। वैसे तो हमारे खेत में खरपतवार नाशी कोई बथुआ वथुआ है चौड़ी पत्ती का, तो इसके अंदर हम अलगरी पाते हैं ना, जो जिसमें मेट सल्फ्यूरिन मिथाइल आता है, वो स्प्रे करेंगे इसके अंदर। जिन खेतों के अंदर भाई जई है, मंडूसी है, तो उसमें मेट सल्फ्यूरिन मिथाइल के साथ आप टॉपिक जो हर्बिसाइड आता है ना गेहूं का, टॉपिक भी मिला कर आप स्प्रे कर देना। बाकी गेहूं में खरपतवार नाशी के ऊपर भी हमारी एक वीडियो आएगी, उसमें अलग अलग तरह के टेक्निकल अलग अलग जो खरपतवार होते हैं ना, उनके ऊपर मैं आप लोगों के लिए तैयार करके और फिर अपलोड करूँगा। आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी कमेंट है आप कमेंट कीजिए, किसी भी तरह की आपके मन में कोई क्वेरीज है आप पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर उत्तर दूंगा। धन्यवाद।